आज कक्षा 11 का चैप्टर नंबर 18 देह तरल एवं परिसंचरण, इंग्लिश में बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन आप पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में देह तरल के बारे में आपको पढ़ना है। हमारे शरीर के अंदर कौन से पदार्थ तरल रूप में होते हैं, तो आप सभी जानते हैं, एक तो ब्लड होता है और दूसरा लसिका होता है। तो आज हम ब्लड के बारे में, तरल संयोजी ऊतक के रूप में ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक कहलाता है, क्योंकि संयोजी ऊतक इसलिए होता है कि ब्लड का संबंध शरीर के हर एक हिस्से पे होता है और ब्लड लगातार प्रवाहमान होता है, लगातार बहता रहता है, इसीलिए इसको तरल संयोजी ऊतक के नाम से जाना जाता है। ब्लड के बारे में बेसिक जानकारी के रूप में आप जान लें, ब्लड को या रक्त को प्राकृतिक कोलाइड या नेचुरल कोलाइड कहा जाता है, क्योंकि जो रक्त होता है, ब्लड होता है, इसकी प्रकृति कोलाइडी प्रकृति होता है। केमिस्ट्री में आप इसको कोलाइड को समझेंगे, यानी ऐसे विलयन जो चर्मपत्र से आसानी से पास नहीं होते हैं उनको कोलाइड कहा जाता है। तो रक्त भी कुछ इसी प्रकार का कोलाइडी विलयन के रूप में होता है। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में वैसे तो रक्त की मात्रा उसके बॉडी वेट के हिसाब से होती है। जैसे कोई व्यक्ति 70 किलो का है तो उसमें उसका 7% या 7 से 8% के बीच में बॉडी वेट के शरीर के भार के हिसाब से 7 से 8% रक्त प्रत्येक व्यक्ति में मौजूद होता है। रक्त की मात्रा औसतन 5 से 6 लीटर मानी जाती है एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में, लेकिन ये मात्रा शरीर की लंबाई, ऊंचाई और उसके स्वास्थ्य के आधार पर कम ज़्यादा भी हो सकती है। औसतन लेकिन 5 से 6 लीटर ही माना जाता है। महिलाओं में रक्त की मात्रा पुरुषों की तुलना में थोड़ी कम होती है। औसतन महिलाओं में रक्त 5 लीटर के आसपास होता है, जबकि पुरुषों में 5.5 लीटर के आसपास होता है, क्योंकि रक्त में एक महत्वपूर्ण वर्णक होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की मात्रा महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कम होती है, इसी वजह से महिलाओं में पुरुषों की तुलना में रक्त की मात्रा भी कम होती है। हीमोग्लोबिन पुरुषों में 14 ग्राम पर डेसीलीटर और महिलाओं में 13 ग्राम पर डेसीलीटर, यह औसत है। कम और ज़्यादा भी हो सकता है, 14, कभी कभी 15 और 16 भी निकल आता है ग्राम पर डेसीलीटर पुरुषों में। महिलाओं में 13 से 14 भी हो सकता है, 13 ग्राम पर डेसीलीटर के अलावा 14 भी हो सकता है। तो इसी में मात्रा फ्लक्चुएट होती है, लेकिन जो एक एवरेज क्वांटिटी है हीमोग्लोबिन की, वह 14 ग्राम पर डेसीलीटर पुरुषों में और 13 ग्राम डेसीलीटर महिलाओं में। रक्त के बारे में कहा जाए, रक्त की प्रकृति कैसी होती है, नेचर कैसा होता है, तो वास्तव में रक्त हल्का क्षारीय माध्यम में होता है, एल्कलाइन मीडियम होता है रक्त का, अर्थात इसका पीएच मान 7.4 के आसपास, इसमें भी थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो सकता है, 7.35 या 7.45 या भी पीएच वैल्यू हो सकती है। पीएच वैल्यू किसी भी विलयन की अम्लता और क्षारीयता की नाप होती है। ये एक प्रकार का मापांक है, स्केल है, जिसे सबसे पहले सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने इस स्केल को दिया था। अब किसी भी विलयन का पीएच मान आप नाप करके उस विलयन की प्रकृति के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 होता है तो वह विलयन ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय होता है, अर्थात ऐसे विलयन की प्रकृति उदासीन होती है, न्यूट्रल या उदासीन, ना तो उसमें अम्लीयता होती है ना ही क्षारीयता होती है। लेकिन यदि पीएच का मान 7 से कम है, जितना ही कम होता जाएगा उसकी अम्लीयता बढ़ती जाएगी, अर्थात अगर 7 से कम 5, 4, 3, 2 जितना कम होता जाएगा उसकी प्रकृति उतनी ही अम्लीय होती जाएगी। पीएच वैल्यू यदि 7 से ज़्यादा हो रही है तो ऐसे विलयन की प्रकृति फिर क्षारीय हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि रक्त का पीएच मान 7.4 लिखा गया है, अर्थात 7 से थोड़ा ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, रक्त की प्रकृति क्षारीय है।
रक्त की प्रकृति जो क्षारीयता है यह हमेशा मेंटेन रहनी चाहिए, संतुलित रहनी चाहिए। ओवरऑल संतुलित नहीं रहेगी तो कई सारे इस पीएच मान के गड़बड़ी होने से, कम या ज़्यादा होने से कई सारे विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए रक्त का पीएच मान भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। रक्त समूहों की खोज सबसे पहले वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। रक्त देखने में लगता है कि एक जैसा रंगीन लाल रंग का द्रव होता है, लेकिन वास्तव में रक्त की यदि केमिकल एनालिसिस की जाए तो यह पाया जाता है कि वास्तव में रक्त जो है वो 4 प्रकार का होता है, ए, बी, ए बी और ओ। इन रक्त समूहों को सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया था। इसके अलावा रक्त पूरे शरीर में लगातार परिवहन करता है, रक्त लगातार भ्रमण करता रहता है, अर्थात रक्त का संचरण होता है। इस बात को सबसे पहले वैज्ञानिक विलियम हार्वे ने बताया था। रक्त का कलर हीमोग्लोबिन की वजह से लाल रंग का होता है। हीमोग्लोबिन एक ऐसा वर्णक है जिसका कलर रेड कलर का होता है, लाल रंग का, इसलिए रक्त का कलर भी लाल होता है। जिन प्राणियों में रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है तो उनका रंग लाल नहीं होता। जैसे कुछ आर्थ्रोपोड्स हैं, कुछ मोलस्कन्स हैं, उनके रक्त का कलर हीमोसाइनिन की वजह से, जैसे मोलस्कन्स में हीमोसाइनिन की वजह से ब्लू कलर होता है। जैसे हीमोग्लोबिन की वजह से स्तनधारियों का या मनुष्य का रक्त का रंग लाल होता है, वैसे हीमोसाइनिन की वजह से रक्त का रंग नीला हो जाता है। तो रक्त का रंग वास्तव में उसमें पाए जाने वाले वर्णक पर निर्भर करता है। इसके बाद रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो जब बच्चे का भ्रूणी विकास हो रहा होता है, जन्म नहीं हुआ होता है, तो उसका निर्माण लीवर में होता है, भ्रूणी अवस्था में। लेकिन जब बच्चे का विकास हो जाता है, एडल्ट में बोन मैरो, जो बड़ी वाली हड्डियां होती हैं, उनके बीच अस्थिमज्जा होती है। बोन मैरो में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। रक्त का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को हम हेमेटोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हेमेटोलॉजी। इसे हम सीरोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। तो रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी या सीरोलॉजी में, ऑल अबाउट द ब्लड, सब कुछ रक्त के बारे में, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द ब्लड स्टडीड इन ब्रांच हेमेटोलॉजी और सीरोलॉजी। ब्लड को अगर हम अध्ययन करने के लिए इसको बांटना चाहें तो रक्त को मुख्य रूप से हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक भाग कहलाता है प्लाज्मा और दूसरा भाग कहलाता है संगठित पदार्थों का, या ये कह सकते हैं दूसरा वाला पदार्थ कणिकाओं का होता है। प्लाज्मा ब्लड में सबसे ज़्यादा होता है। रक्त में प्लाज्मा की मात्रा 55 से 60% हो सकती है, 55 to 60%। और जो संगठित पदार्थ जिन्हें हम फार्म्ड एलिमेंट्स कहते हैं, इसके अंतर्गत रेड ब्लड कार्ब सेल्स यानी लाल रुधिर कणिकाएँ, व्हाइट ब्लड कार्ब सेल्स श्वेत रुधिर कणिकाएँ और प्लेटलेट्स आती हैं। तो 60% भाग तो प्लाज्मा का होता है, शेष 40 से 45% भाग संगठित पदार्थों का होता है, जिसके अंतर्गत ये लाल रुधिर कणिकाएँ, श्वेत रुधिर कणिकाएँ और प्लेटलेट्स आती हैं। लाल रुधिर कणिकाओं को शॉर्ट फॉर्म में आरबीसी कहा जाता है, श्वेत रुधिर कणिकाओं को डब्ल्यूबीसी कहा जाता है और तीसरी प्लेटलेट्स होती हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का टेक्निकल नाम भी होता है। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। इरिथ्रो मीन्स होता है रेड, ये लाल रंग की होती हैं। डब्ल्यूबीसी ल्यूको मीन्स वाइट होता है और साइट्स मीन्स होता है सेल, ये सफ़ेद रंग की होती हैं, इसलिए इनको ल्यूकोसाइट कहा जाता है। और प्लेटलेट्स का टेक्निकल नाम थ्रोम्बोसाइट्स होता है। तो ये संगठित पदार्थ के अंतर्गत आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आती हैं। प्लाज्मा और
इन संगठित पदार्थों को आप अलग अलग करना चाहें तो ब्लड का सैंपल एक आप टेस्ट ट्यूब में लीजिए और टेस्ट ट्यूब में लेकर इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करा दीजिए। एक सेंट्रीफ्यूज मशीन आती है जिसमें इस टेस्ट ट्यूब को आप रख दीजिए और तेज़ी से घूमने वाली मशीन होती है, बड़ी तेज़ी के साथ घूमती है। कुछ ही मिनट बाद इस ब्लड के पार्ट्स अलग अलग हो जाते हैं। ऊपर का भाग जो हल्का पीले रंग का होता है वह प्लाज्मा कहलाता है और नीचे तरफ ये संगठित पदार्थ नीचे की तरफ सेटल हो जाते हैं, क्योंकि प्लाज्मा 60% भाग बनाता है। तो आइए जानते हैं प्रत्येक भाग के बारे में डिटेल में। प्लाज्मा जो कि हल्का पीले रंग का द्रव होता है ऊपर की तरफ आ जाता है। ब्लड की जांच में बहुत सारी जांचें हम प्लाज्मा के माध्यम से करते हैं और कुछ जांचें हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के माध्यम से भी करते हैं। प्लाज्मा के बारे में सबसे पहले जान लीजिए। प्लाज्मा हल्के पीले रंग का द्रव है जिसमें लगभग 92% स्वयं जल होता है। आप जानते हैं कि हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में भी 90% लगभग वाटर होता है। इसलिए शरीर से जब किसी कारण से जैसे उल्टी हो जाए, दस्त शुरू हो जाए, कालरा हो जाए या डिहाइड्रेशन किसी माध्यम से हो जाए तो शरीर की कोशिकाओं का पानी निकल जाता है, क्योंकि हमारी कोशिकाओं में 90% तो पानी भरा हुआ है। तो यहाँ पर प्लाज्मा में भी 92% वाटर होता है। इसके अलावा 7% प्रोटीन होती है। 92 और 7 99 हो गया। बाकी 1% में अन्य सारे पदार्थों की उपस्थिति रहती है। तो इस तरह से प्लाज्मा में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट पानी हो गया जो सबसे 92% है। लेकिन इसके अलावा प्लाज्मा में प्लाज्मा प्रोटीन होती है। वास्तव में प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन 70 प्रकार की होती हैं। उन सब का अलग अलग रोल होता है, लेकिन आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रोटीन के बारे में ही जानेंगे। इसके अलावा प्लाज्मा में पचे हुए पोषक पदार्थ होते हैं, क्योंकि हम जो कुछ भी ग्रहण करते हैं डाइजेशन होने के बाद उसके जो पोषक तत्व होते हैं वह ब्लड में ही अवशोषित होते हैं और ब्लड के माध्यम से कोशिका के प्रत्येक शरीर की प्रत्येक भाग की कोशिकाओं में पहुंचते हैं। तो प्रोटीन के बाद पचे हुए पोषक पदार्थ के बाद कुछ एंटीकोगुलेंट्स होते हैं जो ब्लड को थक्का जमने से रोकते हैं। कुछ हार्मोन्स और उत्सर्जी पदार्थ होते हैं और कुछ एंटीबॉडीज। ये मुख्य रूप से प्लाज्मा में पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं। प्रोटीन की बात करें, प्लाज्मा प्रोटीन, तो प्लाज्मा प्रोटीन में इनके नाम आपको सबको याद रखने पड़ेंगे। कुछ के नाम तो जरूर याद रखिए। एक प्रोटीन का नाम है फाइब्रिनोजन, दूसरी प्रोटीन का नाम है प्रोथाम्बिन, तीसरी प्रोटीन का नाम है एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। इस तरह से ये हमने 4-5 प्रकार की प्रोटीन आपको बताई हैं। फाइब्रिनोजन प्लाज्मा में पाई जाने वाली सबसे बड़ी प्रोटीन होती है। इसका साइज सबसे बड़ा होता है, जबकि जो प्रोथाम्बिन होती है यह प्रोथाम्बिन बड़ा ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रक्त को जमने में सहायता करती है प्रोथाम्बिन, और इसका निर्माण यकृत में होता है, लीवर में होता है। जबकि अगली प्रोटीन होती है एल्बुमिन। यह एल्बुमिन प्लाज्मा में पाई जाने वाली सबसे छोटी प्रोटीन होती है, जबकि ग्लोबुलिन प्रोटीन प्रतिरक्षा के लिए काम करती है, अर्थात शरीर में कोई भी पॉइजनस सब्सटेंस आ जाते हैं तो उनको नष्ट करने का काम ग्लोबुलिन करती है। इस तरह से अगला जो पार्ट आता है वह पचे हुए पोषक पदार्थों का आता है, क्योंकि हम भोजन में ग्लूकोज, फैटी एसिड, प्रोटीन सभी चीज़ें लेते हैं। इनका पाचन होता है। पाचन के बाद बचे हुए पोषक तत्व सब ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं। उसमें एक महत्वपूर्ण बात आपको समझना है, जब ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन, ये बात आपको बहुत ध्यान से समझनी है। हमारे शरीर में शर्करा का ही रूप होता है ग्लूकोज, शर्करा का ही रूप है ग्लूकोज। ग्लूकोज की मात्रा
एक स्वस्थ व्यक्ति में 80 से 120 मिलीग्राम पर 100 ml होनी चाहिए। ये 70 से 110 भी लिख सकते हैं, इतने तक तो ये बैलेंस्ड होती है। ये मात्रा अगर इतनी है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये है खाली पेट जब आप भोजन न किए हों उस समय की। वैसे जनरली 180 से ज़्यादा मात्रा ग्लूकोज की शरीर में नहीं होनी चाहिए। खाने के बाद इसकी मात्रा ये ग्रेटर देन 180, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए सामान्य अवस्था में। और भोजन करने के 1.5 घंटे बाद ये मात्रा 120 से 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या पर 100 ml, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ग्लूकोज यदि 180 मिलीग्राम पर 100 ml से ज़्यादा है ब्लड में, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ी हुई है, क्योंकि ग्लूकोज भी एक शुगर का रूप है। और इस बीमारी को फिर डायबिटीज़ कहा जाता है, एक बीमारी के रूप में हो जाता है डायबिटीज़। अगर किसी व्यक्ति के ब्लड की जांच करने पर आप जानते हैं कि प्लाज्मा की जांच से ब्लड की जांच हो गई, जिसमें ग्लूकोज की मात्रा 120 से 180 mg पर लीटर से ज़्यादा है और यह स्थिर बनी हुई है, तो तब तो ठीक है। लेकिन 180 से ज़्यादा हो गई, देखिए शुगर की मात्रा कम ज़्यादा होती है। जैसे मान लिया आपने बहुत सारी मीठी चीज़ें खा ली हैं, तो उस समय के लिए शुगर की मात्रा बढ़ेगी, हर एक व्यक्ति में बढ़ जाएगी। लेकिन ये बिना खाए हुए ये लगातार कांस्टेंट रूप से आपकी मात्रा 180 से ज़्यादा 200, सवा 200, 250 आ रही है, तो फिर समझ लीजिए आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, आप डायबिटिक हो चुके हैं, यानी डायबिटीज़ के पेशेंट हो चुके हैं। तो ये बीमारी का कारण बनता है ग्लूकोज। अधिकता में जो ग्लूकोज होता है वह पैनक्रियाज यानी अग्न्याशय की लैंगरहैंस की दूबकाओं की बीटा सेल से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन इस शुगर की मात्रा को मेंटेन रखने का काम करता है। इंसुलिन का सिक्रीशन जब कम हो जाता है तो शरीर के ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है और ये आगे चलकर बहुत ही घातक होता है, अर्थात डायबिटीज़ बहुत ही घातक बीमारी होती है। इसके अलावा पचे हुए पोषक पदार्थों में फैटी एसिड, जैसे फैटी एसिड फैट से बना हुआ कोलेस्ट्रॉल, ये भी एक महत्वपूर्ण केमिकल है जो हमारी बॉडी में बनता है और ब्लड में मिक्स हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा लगभग 200 ग्राम पर डेसीलीटर है ब्लड में, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब ये इसकी मात्रा बढ़ती है तो हमारे ब्लड को ले जाने वाली आर्टरीज होती हैं, धमनियाँ होती हैं और शिराएँ वापस लाने का काम करती हैं, ब्लड के पूरे शरीर में पहुँचाने का काम आर्टरीज करती हैं। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल धमनियों में जमने लगता है, एक परत के रूप में यहाँ जमने लगता है, जिससे धमनियों का व्यास छोटा हो जाता है, सकरा हो जाता है। जब इसमें क्योंकि आरबीसी जो होती हैं ब्लड में वो 95% यही होती हैं, तो ये जब आरबीसी यहाँ बहती हैं तो उनको बहने का रास्ता अवरुद्ध हो जाने की वजह से ब्लड का सर्कुलेशन सही ढंग से नहीं होता। ब्लड शरीर में हार्ट को समय से या पर्याप्त मात्रा में जब नहीं पहुँच पाता है तो तमाम सारी समस्याएं उत्पन्न करता है। तो कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन रखना भी चाहिए, अर्थात कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर हमें ऑयली सब्सटेंसेस या ऑयली चीज़ों को, तैलीय पदार्थों को नहीं खाना चाहिए। तो ये जो पदार्थ होता है फैटी एसिड, इसके अलावा शरीर में एंटीकोगुलेंट्स भी ब्लड में होता है, उसका नाम होता है हिपैरिन, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिपैरिन लीवर यकृत की मास्ट कोशिकाओं से हिपैरिन बनता है। हिपैरिन के बारे में जान लीजिए। हिपैरिन महत्वपूर्ण सब्सटेंस केमिकल है जो हमारे ब्लड में होता है। कहीं पर भी चोट लग जाती है तो ये रक्त को जमाने का काम करता है, लेकिन इसके साथ दिक्कत क्या है कि अगर ये हवा के संपर्क में आ गया तो फिर ये काम नहीं कर पाता है। यहाँ पर ब्लड में मिले रहने से, सपोज करिए आपको ब्रेन में चोट लग गई और ब्रेन के अंदर कोई नस फट गई, तो वहाँ पर ब्लड इकट्ठा होगा, वहाँ कौन जमाएगा? तो वहाँ हिपैरिन
वहाँ पर पूरा काम करता है, क्योंकि हिपैरिन ब्लड के अंदर है, सर के अंदर है ना चोट, तो वहाँ हिपैरिन को बाहर की हवा नहीं मिलेगी, वायु नहीं मिलेगी, तो वहाँ ये काम करता है। लेकिन अगर कट जाए कहीं पर तो वहाँ पर हिपैरिन जमने से, मतलब ये कह लीजिए हिपैरिन का काम है रक्त को जमने से बचाना। यहाँ पर कट जाए, स्किन पे कट जाए तो यहाँ तो रक्त का जमना बहुत ज़रूरी होता है, हिपैरिन तो नहीं बचा पाएगा। लेकिन जब कट गया है तो वायु भी अंदर जाएगी, तो हिपैरिन वहाँ रहता है, तो हिपैरिन डेड हो जाता है, नहीं काम कर पाता है। इस वजह से ब्रेन में जब ब्लड कहीं पर चोट लगने पर ब्लड का स्राव होने लगता है तो वहाँ हिपैरिन इसको जमने से रोकता है, मगर यहाँ पर जमने से नहीं रोकता है। यहाँ क्यों? क्योंकि वायु के संपर्क में हिपैरिन नहीं काम कर पाता है। तो हिपैरिन लीवर की मास्ट कोशिकाओं से निकलने वाला महत्वपूर्ण पदार्थ है जो हमें रक्त के जमने से रोकता है। इसके अलावा ब्लड में हार्मोन्स और तमाम सारे उत्सर्जी पदार्थों का उत्सर्जन होता है। हार्मोन्स वास्तव में अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलता है। शरीर में दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां और बहिर्स्रावी ग्रंथियां, जिनको एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां ऐसी ग्रंथियां होती हैं जिनसे बना हुआ हार्मोन बिना किसी नलिका के सहारे सीधे रक्त में मिल जाता है, इसीलिए अंतःस्रावी ग्रंथियों को डक्टलेस ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर डायग्राम आप देख सकते हैं, तमाम सारी अंतःस्रावी ग्रंथियों को दर्शाया गया है, जैसे पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ये तमाम पैनक्रियाज, ये सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जिनके द्वारा विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं और ये हार्मोन अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे अभी हमने बताया कि पैनक्रियाज से निकलने वाला इंसुलिन हार्मोन शुगर की मात्रा को नियंत्रित रखने का काम करता है। इसीलिए शरीर में पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, उससे बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड या हिंदी में उसे पीयूष ग्रंथि कहते हैं, इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। जिससे बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं। तो ये हार्मोन जो निकलते हैं ये ब्लड के माध्यम से ही शरीर में जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ पहुँचते हैं। इसके अलावा हम सभी लोग भोजन करते हैं, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, उपापचयी क्रियाएं होती हैं। उपापचयी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप कुछ उत्सर्जी पदार्थ भी बनते हैं। उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं तो ब्लड में मिल जाते हैं, तो ब्लड से इनका भी निकलना आवश्यक होता है। अगर ब्लड में रहेंगे तो हानि पहुंचाएंगे। तो ब्लड क्या करता है, प्रायः उत्सर्जी पदार्थों को जो होते हैं उनको वृक्क के पास पहुंचा दिया, वृक्क उनको छान करके यूरिन के माध्यम से शरीर के ब्लड के बाहर से निकालता रहता है। तो उत्सर्जी पदार्थ भी इसमें उपस्थित होते हैं। और इसके अलावा प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाई जाती हैं। एंटीबॉडी शरीर की प्रतिरक्षा में बहुत बड़ा योगदान करते हैं। एंटीबॉडी, जैसे कोरोना का अटैक हुआ, कोरोना वायरस से बचाव के लिए सभी लोगों ने इम्यून सिस्टम को मजबूत करने की बात करी कि इम्यून सिस्टम हमारा मजबूत हो, और इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए एंटीबॉडी की आवश्यकता होती है। एंटीबॉडी जिसकी पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होती है, उससे हानिकारक जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं जो शरीर में पहुंच तो जाते हैं मगर वो अपना प्रभाव नहीं डाल पाते हैं। इस तरह से आज प्लाज्मा के बारे में आपने जाना कि प्लाज्मा रक्त में 55 से 60% होता है। प्लाज्मा के कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों के बारे में जाना कि क्या क्या होता है। इसके अलावा कार्बनिक पदार्थ भी ब्लड में मिले हुए होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, सल्फेट, फास्फेट आदि पदार्थ भी इसी प्लाज्मा में ही मिले होते हैं। अर्थात ब्लड का प्लाज्मा एक महत्वपूर्ण पार्ट है, जो आधे से ज़्यादा ब्लड में आधे से ज़्यादा प्लाज्मा होता है। अगले वीडियो के माध्यम से अब रक्त के संगठित पदार्थों के बारे में बताया जाएगा, जिसमें RBC, WBC और प्लेटलेट्स आती हैं। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। इसको एक बार पुनः देखिएगा तो पूरी बातें ध्यान से समझ में आ जाएंगी।